हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में पहला टॉपिक है भारत और मुस्लिम आक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाए और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 577 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में और 670 ईस्वी में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पैगंबर अगर हजरत मोहम्मद का अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसका डिस्कशन के माध्यम से क्वेश्चंस को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि मक्का सऊदी अरब में स्थित यहीं पर जो कि 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र जो कि तीर्थ स्थल है। और इनकी मृत्यु देख सकते हैं कि 632 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है और इसी प्रकार से आपको मैं पूरे टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा। और इसके साथ साथ मेरे और भी सभी सब्जेक्ट का जो कि प्ले लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। मैं प्रतिदिन आपको वहाँ पर अपडेट मैं करता रहता हूँ, आप भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। देख सकते हैं कि यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था, आप देख सकते हैं कि अरबों के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित भारत यानी कबीले के नाम पर इसे देश का नाम पड़ा था, भारत पड़ा था। और परंपरा अनुसार देख सकते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के जेठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और ईरान वासियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसमें और कुछ बातें बताई जाती है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग जो था अरबों के द्वारा इसे किया गया था। तो दोस्तों, तमाम जो फैक्ट हैं आपके पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी छोटे छोटे यहाँ पर क्वेश्चंस और बनने वाले थे उन सभी को मैंने आपको डिस्कशन के माध्यम से उसे मैं पूरा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यह डिस्कशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत पर हम पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। ठीक है, ऑप्शन है कि 627 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में और 711 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें भारत पर जो पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैर उद्दौला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और वह मारा गया। और इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, और उसी समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। और देख सकते हैं कि फारसी जो कि ग्रंथ चंचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर विजय प्राप्त किए थे अरबों ने तो कब 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किए थे। और उस समय वहाँ के शासक कौन था, तो दाहिर था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? तो कुतुब ऐबक था, महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम था या फिर मोहम्मद गौरी था। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की बात की जाए तो मोहम्मद बिन जो कि कासिम था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और 8वीं सदी में प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ और किंतु उसका कोई अस्थायी परिमाण नहीं था। देख सकते हैं कि अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उसकी शक्ति क्षीण हो गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो गजनी के, गौर के, अरब के और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? तो अरब के थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और ऑलरेडी हम लोगों ने इसका डिस्कशन जो ऊपर वाले क्लास में कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर भी इसको डिस्कशन के माध्यम से और देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत पर सर्वप्रथम अरब मुस्लिमों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ और यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। उसके बाद देख सकते हैं कि भारत पर पहला जो कि सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया और खलीफा अल-वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। देख सकते हैं कासिम के आक्रमण के समय में सिंध का शासक दाहिर था और इसने सिंध यानी कि 712 और मुल्तान को 713 में को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, तुर्क था, मंगोल के था, अरब के था या तुर्क अफगान के था। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट हम ऊपर देखा कि मोहम्मद बिन कासिम का संबंध कहाँ से था? अरब से था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक यरवी था और वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। देख सकते हैं कि जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया था उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल थी, यारोर थी, लोदवा था या फिर बाड़मेर था। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चंचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश का जो राजधानी था कहाँ था? अरोर था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि चंचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु यानी कि राजधानी इसकी कहाँ थी? तो अरोर थी। ठीक है, देख सकते हैं। और चंचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है और इस पुस्तक में चंच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ठीक है, ऑप्शन है कि अल्पतगिन था, महबूब था और सेबुद्दीन था या फिर इस्माइल था। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही गजनी जो राजवंश के संस्थापक की बात की जाए कौन था? तो अल्पतगिन था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गजनी वंश के संस्थापक की बात करें तो अल्पतगिन था। ठीक है, और गजनी वंश का अन्य नाम देखते हैं कि यामनी वंश भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और इस समय उत्तर पश्चिम और भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शाहनामा के लेखक यानी कि फरिश्ता किससे संबंधित था? ठीक है, देख सकते हैं सुबुतगिन से या फिर महमूद गजनी से, मोहम्मद गौरी से या फिर फिरदौसी से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शाहनामा के लेखक की बात किया जाता है फिरदौसी था। ठीक है, जिसका संबंध देख सकते कि ठीक है बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं और यह महमूद जो गजनी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, और इससे पूर्व में होमर की उपाधि
दी जाती थी, देख सकते हैं। और फरिश्ता ने, जैसे फरिश्ता ने ताहिक ए फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिम नामक पुस्तक को लिखी थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका पूरा अगर नाम की बात करें तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था, ठीक है, किसका, फरिश्ता का। देख सकते हैं कि यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक जो कि मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था और बाद में बीजापुर चला गया, ठीक है। तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि इसकी पुस्तक देख सकते हैं कि तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी, ठीक है। तो ये फरिश्ता के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी और उसी पुस्तक की विशेषता को यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के शाहनामा के लेखक कौन था, ठीक है। तो उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर बरनी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शाहनामा के लेखक की बात करें तो शाहनामा के लेखक कौन था, तो फिरदौसी, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिरदौसी का नाम को याद रखेंगे, चलिए, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ठीक है। अब्दुल फजल था, अलबरूनी था, अब्दुल कादिर बदायूनी था या फिर दारा शिकोह था। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी था। तो आप यहाँ पर अलबरूनी का नाम को याद रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था और उनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और वह खीवा प्राचीन ख्वाजिम देश का रहने वाला था, ठीक है। और वह मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। अलबरूनी के बारे में तमाम बातें बताई जा रही है। देख सकते हैं अलबरूनी जो कि मात्र इतिहासकार नहीं बल्कि उसकी ज्ञान, रुचियों और व्यक्तिगत जीवन की अन्य क्षेत्रों तक, जैसे कि खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र और तमाम इनकी रुचियों ने इन्हें भारत के तत्कालिक धार्मिक जो कि सांस्कृतिक स्थिति के बारे में प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बताया जाए उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का भी उपयोग किया और जिसमें कि देख सकते हैं कि ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और बारहमीर जैसे रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देख सकते हैं उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को भी वहाँ पर उद्धृत किया, ठीक है। और देख सकते हैं कि अलबरूनी ने अरबी भारत में तहकीक ए हिंद की रचना भी की थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। और देख सकते हैं कि सर्वप्रथम जो कि एडवर्ड साचिक ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और हिंदी में देख सकते हैं कि रजनीकांत शर्मा के द्वारा इसे किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना की थी, ठीक है, अरबी भाषा में। और उस अंग्रेजी भाषा में किसने किया था, तो सर्वप्रथम एडवर्ड साची के द्वारा किया गया और उसके बाद हिंदी में किसने किया था, रजनीकांत शर्मा के द्वारा इसे किया गया। दोस्तों इससे आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। ऑप्शन के फरिश्ता था, अलबरूनी था, हाफिज था या फिर इब्न बतूता था। तो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा दोस्तों, आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम जो कि पहला बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध जो इतिहासकार कौन था, तो अलबरूनी था, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलबरूनी के नाम को यहाँ पर याद रखेंगे। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलबरूनी भारत आया था, ठीक है। देखते अलबरूनी भारत में आया था, ठीक है। ऑप्शन है कि 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या फिर 11वीं शताब्दी में या फिर 12वीं शताब्दी में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलबरूनी भारत में 9वीं शताब्दी में आया था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अलबरूनी के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है। देख सकते हो ऑप्शन है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, ठीक है। और वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा जो कि अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि अगर बात करें तो अलबरूनी का संबंध अगर देखा जाए तो इसकी बातें कही जा रहा है, ठीक है, कि इसका संबंध जो है उसका संबंध उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। ऐसा बात बिल्कुल गलत है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
बल्कि आप देख सकते हैं कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्कशन के माध्यम से। तो चलिए और कुछ दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं कि भीमराज प्रथम है, मूलराज है, भीमदेव है या फिर जयसिंह सिद्धिराज है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से बातें कही जा रही है कि मोहम्मद गजनी के हमले के समय सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण को किसने किया था। तो दे सकते हैं ऑप्शन है कि इसे करने वाले कौन थे, भीमदेव थे। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण दे सकते हैं कि 1026 ईस्वी के समय यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम, जो कि 1022 से लेकर 1063 ईस्वी तक इनका शासन था। ठीक है, देख सकते हैं। और महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया। ठीक है, और महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया। ठीक है, ऑप्शन है कि मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनी है और शेर शाह और अकबर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि किसने बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद गजनी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि एक तरफ से संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के का निर्गत किए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनी ने जारी किए थे और मोहम्मद गजनी के द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ देख सकते हैं कि दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित है। ठीक है, देख सकते ऊपरी भाग पर देख सकते अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ अंकित लेख जो कि संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी गई थी। उसके बाद और भी इसमें बातें बोली जा रही है। देख सकते हैं। ठीक है, कि सिक्के के मध्य में, यानी कि यहाँ बातें हो रही। ठीक है, कि सिक्के के मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा था कि अवयत्मिकम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद। ठीक है, इस लेख के चार तरफ से अंकित लेख था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते कि अवयत्यम नाम अयम तनकम हतो महमूद पुरसवंतो 4181। ठीक है, यानी कि चांदी के इस सिक्के जो दिरहम का वजन की बात की जाए तो 3.0 ग्राम था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, पर 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। ठीक है, देख सकते हैं कि जलालुद्दीन जो कि मंगबरनी था। ठीक है, या फिर गजनी का महमूद था या फिर सिहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे या फिर चंगेज खां। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बातें हो रही कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की। तो इन्होंने मध्य एशिया के दे सकते हैं। ठीक है, शासक ने जिन्हें 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन जो कि मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। ठीक है, और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण देख सकते हैं 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी में वह साम्राज्य का विस्तार अतः पुनः विरचित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। ठीक है, देख सकते हैं उसने 1175 से लेकर 1176 ईस्वी मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। ठीक है, और देख सकते कच्छ पर आक्रमण किया। दोस्तों, यहाँ पर कच्छ लिखा हुआ आक्रमण किया। और देख सकते 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद देख सकते हैं कि 1191 ईस्वी में बात है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया, देख सकते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का पराजय हुई। ठीक है, कि 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने लड़ा था तराइन के प्रथम युद्ध में, इसमें क्या हुआ था, इसका जो गौरी की हार हो गया था। उसके बाद देख सकते तराइन की जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वीराज की हार हो जाती है और उसके साथ ही केंद्रीय जो कि मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद में तक कायम रहे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बातें बताई गई। इस सारी बात को आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों यहाँ पर जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने वाले थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर हटा दिया और सभी क्वेश्चंस को एक डिस्कशन के माध्यम से एक मेन क्वेश्चंस में बताकर और उसके जो डिस्कशन है उसमें सारे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं लाने के प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भीम द्वितीय हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, जयचंद है या पृथ्वीराज द्वितीय हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित करने वाले भीम द्वितीय था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मोहम्मद गौरी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ चुका ऊपर में, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने इसे अपनी योग एवं साहसी विधवा या अभिनायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया, ठीक है। और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं चाहता तो मैं एक एक करके मैं लेकर आ सकता था, लेकिन मैंने सभी को एक जगह लाने की प्रयास किया हूं आपके डिस्कशन के माध्यम से, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे ढंग से डिस्कशन को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो ऑप्शन के तराइन का जो कि प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, ठीक है। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, और चंदवारा का युद्ध जो कि 1194 में, और कनौज का युद्ध 1194 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को देख सकते हैं कि चंदवारा का जो युद्ध हुआ था 1100 जो कि 94 में, इसमें जो है चंदे को पराजित किया था, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट याद रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1194 इसमें चंदवारा के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कनौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था, ठीक है। देख सकते हैं कि चंदवार वर्तमान जो कि फिरोजाबाद जिले में यमुना के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि युद्ध जिसमें कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ठीक है। देख सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही ठीक है कि अगर हम यहाँ पर देखें तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें हम, तो भारत में मुस्लिम शक्ति की यहाँ पर स्थापना हो जाती है और यहाँ पर जो गौरी की जीत होती है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ठीक है। और गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण से मुसलमानों का जीत हुई, ठीक है। देख सकते हैं कि यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम और पॉइंट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, ठीक है। देख सकते हैं मोहम्मद गौरी की, अलाउद्दीन खिलजी की, अकबर की या उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों मोहम्मद गौरी की जो शासक के जो सिक्के हैं उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ से कलमा यानी कि अरबी में इसे खुदा हुआ, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत पर मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अत्ता प्रदान किया था। देख सकते हैं कि ताजुद्दीन यदुदोज को, ठीक है, कुतुब ऐबक को या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या फिर नसरुद्दीन कुबाचा को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही थी कि भारत में मोहम्मद गौरी ने अपनी जो कि अख्ता था इसे कुतुब ऐबक को प्रदान किया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट इसके डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई, ठीक है। और देख सकते हैं कि 1192 से लेकर 1206 तक ईस्वी तक जो है कुतुब ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के जो विजित भागों का प्रशासन संभाला, ठीक है। और इसी अवधि में ऐबक ने
उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। कुतुब ऐबक है, इल्तुतमिश है, बख्तियार खिलजी है या फिर ये दो जो है। तो आप इसके बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि बख्तियार खिलजी की बातें हो रही है। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी के देख सकते हैं बख्तियार खिलजी जो दास था, ठीक है, ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था, तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी की बातें हो रही। ठीक है, जिन्होंने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद गौरी एक साधारण जो कि जो कि इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन जो कि बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार के विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के तहस नहस कर राजधानी जो कि उदयपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और देख सकते हैं उसने कि 1198 से लेकर 1203 ईस्वी तक के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, और उस समय वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, और देख सकते हैं कि लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही वह भाग निकला। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देख सकते हैं कि तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरीके से लूटपाट की। ठीक है, और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, जैसे राजा था ही नहीं रहा तो और भाग निकला। तो तमाम बातें को आपके ध्यान रखनी है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि लक्ष्मण सेन ने भाग कर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि इख्तियार उद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, इख्तियार उद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी को बनाया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बातें हो रही। ठीक है, कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो देख सकते हैं कि 10 फुट शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख, एरन शिलालेख या फिर हाथी गुफा शिलालेख। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी यहाँ पर 10 पूर्व शिलालेख से देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 पूर्व यानी कि मंदसौर शिलालेख जो कि कुमार गुप्त के शासनकाल का था। ठीक है, और इस लेख में कुमार गुप्त का राजपाल जो कि बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी यानी कि रेशमी सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर के लेख में दस्तक लौकिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना ही है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे मैंने इसे यहाँ पर कराने का प्रयास किया। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक था और इसी प्रकार से मैं आपको सभी टॉपिक को मैं एक एक करके करा दूंगा। और इसके साथ साथ और भी सभी सब्जेक्ट का मैं करा रहा हूँ जो मेरे प्लेलिस्ट में से जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीजन करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।